नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको वीडियो में आने वाला जो भी आपका इंग्लिश का सिलेबस है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी रीच में प्रोवाइड कर रहे थे, उसी चरण में हमने टॉपिक टेंस के बाद एक्टिव को स्टार्ट किया था। एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस वॉइस के अंत में हमने तीनों जो एग्ज़ाम सिनारियो से जो इम्पोर्टेंट थे तीनों की प्रैक्टिस भी की और तीनों को हमने समझने का प्रयास भी किया। मैंने कहा आपके एग्ज़ाम सिनारियो में डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इम्पेरेटिव तक ही आता है। फिर भी जहां आपके टॉपिक में वॉइस दिया है तो हमें उसके और भी पैरामीटर्स है जो मिसलेनियस के अंदर आते हैं, उनको भी हम समझने का आज की क्लास में प्रयास करेंगे। अब तक हमने डिक्लेरेटिव में दोनों डिक्लेरेटिव में एडजेक्टिव और नेगेटिव दोनों को किया। उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव में क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड दोनों को किया। WH आपके ओपन एंडेड में थे और हेल्पिंग वर्ब वाले आपके क्लोज एंडेड में थे। फिर हमने बात की थी उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस की, कैसे उनको आइडेंटिफाई किया और उनकी पैसिव हमने किस प्रकार से क्रिएट की, वो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा है। उसका काफ़ी सारा प्रैक्टिस भी हमने किया है। फिर भी आपको मैं 5 मिनट में रिकैप करता हूँ। देखो बच्चों, मैंने आपको जैसे ही टॉपिक स्टार्ट किया एक्टिव पैसिव वॉइस, तो मैंने आपको 4 गोल्डन रूल्स बताए थे। उसमें पहला रूल ये था, सब्जेक्ट मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा, बनने से पहले अपने पहले वो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेगा। और जैसे ही वो प्रीपोजिशन के साथ जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है उसे हम ऑब्जेक्ट भी नहीं कहते, उसे कहते हैं हम एजेंट। ठीक है बच्चों। सेकेंड वर्ड बनता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट बनेगा मेरा सब्जेक्ट। थर्ड रूल था, जो भी एक्शन वर्ब आपकी एक्टिव में दी गई है उस एक्शन वर्ब का हम बनाने वाले हैं कौन सा फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर मैंने फोर्थ बात कही थी आपसे कि फोर्थ टिप में आपको एक ही मंत्र बोला कि मुझे अपने पैसिव के सेंटेंस में बी को पुट करना है, और बी को पुट करना है एज पर गिवन एक्टिव में जो टेंस का स्ट्रक्चर दे रखा है उसको एज इट इज फॉलो करते हुए देना है। हमने कुल 8 टेंसेज के बारे में पढ़ा, जिनमें हमारे तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनता, एक फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनता। इस प्रकार हमारे पास 3 इंटू 4 12 होने वाले, 12 में से 4 आपके आउट हो गए, तो टोटल 8 टेंसेज की हमने पैसिव वॉइस क्रिएट की। उसमें हमने उसका डिक्लेरेटिव और नेगेटिव सीखा, इंट्रोगेटिव सीखा, WH सीखा। फिर WH को भी हमने 2 कैटेगरी में किया, एक तो नॉर्मल WH थे और एक था हु और हुम वाला, उसको भी हमने सीखा है। फिर इम्पेरेटिव में आए हम। इम्पेरेटिव में हमने कौन कौन से सेंटेंस इम्पेरेटिव में आते हैं, जो रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, प्रोहिबिशन, ऑर्डर एंड कमांड का सेंस देते हैं, वो सेंटेंस आपके इम्पेरेटिव में थे। मैंने बनाने का सबसे सिंपल मेथड एक बताया, क्योंकि इनमें सब्जेक्ट यू हाइड होता है, तो आप यू आर रिक्वेस्टेड टू से बनाकर एज इट इज सेंटेंस को आप राइट कर दीजिए, आपका पैसिव क्रिएट हो जाएगा। ये तो जब आपको एक्टिव का सेंटेंस दे दे और पैसिव बनवाए तो आपके पास ईजीएस्ट मेथड है, लेकिन एग्जामिनर MCQ के टाइम में जब देगा तो आपको प्रोबेबली है वो इट इज़ रिक्वेस्टेड वाले या इट इज़ वाले सेंटेंस ना देकर आपको लेट से करवाए। तो मैंने कहा लेट जब भी बनाना होगा तो सबसे पहले आप लेट का इस्तेमाल करने वाले हो। फिर आपके जो एक्टिव में वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट मिला उसको आप लिखने वाले हो, लेट के बाद वो ऑब्जेक्ट लिख दोगे, देन आप बी प्लस गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रिएट कर दोगे, आपकी पैसिव बन जाएगी। फिर मैंने कहा एक बात और कही, जहाँ जहाँ पर आपका सजेशन वाला भाव आता है तो सजेशन वाले भाव में आप शुड से भी आपकी पैसिव क्रिएट कर सकते हो। ये हमने प्रीवियस क्लास में सीख लिया है। अब हम आगे चलते हैं, मिसलेनियस की प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आओ आज हम आगे का सीखने का प्रयास करते हैं। देखो बच्चों, पहली स्लाइड में मैंने कहा है कि पैसिव किन की बनेगी। पहला ही हमारे पास सबसे टॉपिक है कि हमें सेंटेंस को देखकर ये आइडेंटिफाई करना कि इसका पैसिव बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको आपकी वर्ब का ध्यान रखना है। आपको गिवन सेंटेंस में कौन सी वर्ब दी गई है। अगर वर्ब आपकी ट्रांजिटिव है और तो आपका पैसिव क्रिएट किया जाएगा, और अगर वर्ब इनट्रांजिटिव है तो पैसिव क्रिएट नहीं होगा। अब बच्चों, आपके पास एक प्रॉब्लम ये है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है और ये वर्ब इनट्रांजिटिव है। तो इसका आइडेंटिफाई करने का सबसे सिंपल मेथड आपके पास है, पहला टॉपिक है कि हमारा पैसिव हम पढ़ने वाले थे वॉइस।
वॉइस में पहला कॉन्सेप्ट है कि किसका पैसिव बनेगा। तो पैसिव हमारे पास दो प्रकार की वर्ब मिलेंगी स्ट्रक्चर में, एक मिलेगी ट्रांजिटिव, दूसरा मिलेगा इंट्रांजिटिव। तो मैंने कहा अगर टेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब है तो आपकी पैसिव नहीं बनेगी, सिर्फ बनेगी इसकी ट्रांजिटिव की पैसिव बनेगी। अब आपके पास ये है ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे किसके, तो हम उन एक्शन वर्ब्स को ट्रांजिटिव वर्ब्स कहेंगे जो अपने बाद ऑब्जेक्ट को लेकर आती हैं। मतलब उस वर्ब का, उस एक्शन का किसी ना किसी पर इम्पैक्ट दिखाई देता है तो आप कहेंगे वो ट्रांजिटिव वर्ब है। सीधा पहचानने का तरीका है कि सब्जेक्ट पहले मिलेगा, वर्ब मिलेगी और ये वर्ब के जस्ट बाद आपको मिलने वाला है ऑब्जेक्ट। तो आप अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिखाई दे तो आप इस वर्ब का नाम रखेंगे ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि आपको सब्जेक्ट का जरूरत पड़ेगी, जैसे पैसिव क्रिएट करेंगे तो आपके पास अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप सब्जेक्ट कैसे बनाओगे। तो इशू तो यही था सबसे पहले। तो हमारा पैसिव सिर्फ और सिर्फ बनेगा ट्रांजिटिव वर्ब का। अगर वर्ब मेरी इंट्रांजिटिव है तो पैसिव क्रिएट नहीं होगा। पैसिव क्रिएट नहीं होगा तो मैंने कहा इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, तो आप लिख सकते हैं वर्ब्स जो अपने बाद ऑब्जेक्ट्स कैरी नहीं करती, जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई बाय ए कार, तो ये मेरी यहाँ पर वर्ब है। अब ये वर्ब मेरी ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव हो सकती है। अगर इस वर्ब का एक्शन किसी ना किसी पे परफॉर्म दिखाई दे रहा है, आपको इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, तो ऑब्जेक्ट कैरी किया है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आया तो मैं इस वर्ब का नाम रखने वाला हूँ ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब। अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे लव, फुल स्टॉप, ये मेरी वर्ब है। वर्ब के बाद आना किसको चाहिए था, ऑब्जेक्ट को। तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप इसी वर्ब को कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहेंगे बच्चों, पहला टॉपिक, पहला कॉन्सेप्ट, सिर्फ और सिर्फ पैसिव बनती है ट्रांजिटिव वर्ब की, इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव क्रिएट नहीं होती। ठीक है बच्चों। अब कई बार क्या होता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद वाले सेंटेंस की अगर पैसिव बनाई जाए तो एक कंपलसेशन है आपके पास। वो कंपलसेशन ये है क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट बनता था सब्जेक्ट, या जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते हैं नाउन या प्रोनाउन, उन्हीं को वो राइट था ऑब्जेक्ट बनने का। परंतु कई बार क्या करते हैं कि हमारे पास किसी वर्ब को या किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को, एक्सेप्ट नाउन के अलावा किसी पार्ट ऑफ स्पीच को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाएगा और ऑब्जेक्ट बनाकर इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव बनाई जाएगी। तो आपको एक प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाएगा। उस प्रीपोजिशन के लगाने के बाद ही आने वाला अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। उस केसेज में हम इंट्रांजिटिव वर्ब की भी पैसिव क्रिएट करते हैं। मैंने कहा पैसिव बनाने का फंडा पहली ट्रांजिटिव वर्ब की बनेगी, इंट्रांजिटिव की नहीं बनेगी। कई बार इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन लगाकर आपको अदर कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच का दिया गया है तो आप उस केसेज में पैसिव क्रिएट कर सकते हैं। कंडीशन आपको समझ में आ गई। प्रीपोजिशन आपका जस्ट वर्ब के बाद मिलने वाला है। आओ बच्चों, अब हम स्लाइड के थ्रू इस चीज़ को पढ़ने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड ओनली फॉर ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो आप नोट करेंगे पैसिव सिर्फ किसकी बनती है, ट्रांजिटिव वर्ब्स। और ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी वर्ब्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स वे वर्ब हैं जो अपने बाद किसको लाती हैं, ऑब्जेक्ट को लेकर आती हैं, ऑब्जेक्ट को कैरी करती हैं। पैसिव वॉइस इज फॉर्म ट्रांजिटिव वर्ब ओनली बिकॉज दे कैरी एन ऑब्जेक्ट आफ्टर देम। फिर मैंने कहा अगली बात कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स का क्या क्या पैसिव बनता है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी वर्ब है, वे वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, ऑब्जेक्ट नहीं आता, उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जब इन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं तो इनकी क्या पैसिव बनती है, पैसिव नहीं बनती, पैसिव नहीं बनेगी और इनकी पैसिव फॉर्म्ड होगी। ठीक है बच्चों। फिर मैंने कहा एक एक्सेप्शन है। अगर आपके पास कोई इंट्रांजिटिव वर्ब आई है और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ना कोई प्रीपोजिशन
आपका आया है, प्रीपोजिशनल आएगा, और प्रीपोजिशन जब ये आएगा तो ये बनाएगा एक प्रीपोजिशनल फ्रेज, और जब प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाएगा तो प्रीपोजिशनल फ्रेज एज ये काम करता है ऑब्जेक्ट का नाउन होने के कारण। अगर कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज आया है वो नाउन कहलाता है, नाउन कहलाने का वह ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, और जैसे ही वह ऑब्जेक्ट का कार्य करता है सेंटेंस में तो आपके पास वर्ब के बाद मिलने वाला है ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट की तरह वो काम कर रहा है प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो आप उस केस में पैसिव क्रिएट करते हो इंट्रांजिटिव वर्ब में भी। ठीक है बच्चों, मैंने कहा सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव बनेगी, इंट्रांजिटिव की पैसिव नहीं बनेगी। कैसे पहचानेंगे? अगर ऑब्जेक्ट आया है वर्ब के बाद तो वो ट्रांजिटिव है, नहीं आया तो इंट्रांजिटिव है। एक एक्सेप्शन दिया आपको कि अगर कोई भी वर्ब आई है उसके बाद ऑब्जेक्ट ना के कोई प्रीपोजिशन आया है और प्रीपोजिशन के बाद किसी प्रकार का कोई फ्रेज आया है तो उसे प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे, और प्रीपोजिशनल फ्रेज एज ए वर्क ऑन इन सेंटेंस एज ए ऑब्जेक्ट नाउन की तरह वो कार्य करने के कारण वो ऑब्जेक्ट का भूमिका निभाएगा, और हमारे पास ऑब्जेक्ट के जो ब्लैंक था उसको उसने फिल कर दिया, उस ब्लैंक को फिल करने के कारण हम उस केस में सिर्फ पैसिव बनाएंगे, उसी केस में पैसिव बनाएंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा दे लाफ्ड, एक सेंटेंस लिखा, क्या बच्चों इसकी पैसिव बनेगी? ये मेरी वर्ब का पार्ट है, ये मेरा वर्ब हुआ, और वर्ब के बाद मुझे क्या चाहिए पैसिव बनाने के लिए? ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस वर्ब का नाम रखूंगा मैं इंट्रांजिटिव वर्ब, और इंट्रांजिटिव वर्ब होने के कारण इसका पैसिव नहीं बनने वाला है। ठीक है बच्चों, क्या नहीं बनेगा? इसका पैसिव क्रिएट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया नन हैड स्लैप्ड, ये मेरा वर्ब है, और वर्ब के बाद आपको मिला क्या? ऑब्जेक्ट मिला। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस वर्ब का नाम रख दिया जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब रख दिया जाएगा, और इंट्रांजिटिव वर्ब की होने के कारण इसका भी पैसिव क्रिएट नहीं होगा, ये हम पढ़ के आए हैं। तो फाइनली हम पहुंचे, अगर मेरे पास वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है मैं पैसिव क्रिएट नहीं करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ इंट्रांजिटिव वर्ब्स विथ प्रोपोजिशन। अगर मैंने एक एक्सेप्शन बताया, पैसिव इंट्रांजिटिव वर्ब की एक केस में बनती है अगर उसके बाद कोई प्रीपोजिशन आए, और प्रीपोजिशन के बाद आपको क्या करना है बच्चों? प्रीपोजिशन, जैसे ही प्रीपोजिशन आएगा तो बन जाएगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या बन जाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज, और प्रीपोजिशनल फ्रेज काम करता है एज ए नाउन। क्या काम करता है बच्चों? एज ए नाउन, और एज ए नाउन के काम करने के कारण उसे हम बना सकते हैं अपने सेंटेंस में किसकी कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर मैंने ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में शामिल कर लिया तो मेरे पास ऑब्जेक्ट का जो ब्लैंक था वो क्या पूरा हो गया, उस केस में पैसिव बनाने वाला हूं। देखिए बच्चों, अगर यही सेंटेंस दे लाफ्ड एट द टीचर, देखो बच्चों लाफ मेरी इंट्रांजिटिव वर्ब थी, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद मैंने यूज किया एक प्रीपोजिशन, ये देखा प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद मैंने यूज कर लिया नाउन, और प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिलके बनाया हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज। देखो बच्चों, यहां द टीचर नाउन होने के बाद भी, नाउन है उसके बाद भी ये एडवर्ब का काम कर रहा है। काम किसका कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है, और एडवर्ब का काम करने के कारण आप क्या कहोगे बच्चों? एडवर्ब का काम करने के कारण हम कहेंगे ये हमारा ऑब्जेक्ट की भूमिका नहीं निभा सकता सेंटेंस में। अगर ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म नहीं कर सकता तो मैं पैसिव के लिए मेरे पास सब्जेक्ट नहीं जा सकता, मुझे उसको फ्रेज में कन्वर्ट करना है, तो मैंने उसके पहले प्रीपोजिशन को कन्वर्ट किया। प्रीपोजिशन जैसे इस नाउन के पीछे लगा, ये अकेला था तो ये नाउन नहीं, सेंटेंस में नाउन की तरह यूज नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही प्रीपोजिशन लगा तो ये बन गया प्रीपोजिशनल फ्रेज, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होते ही ये बन गया नाउन। प्रीपोजिशन फ्रेज के लिए प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिलकर बनता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज काम करता है एज ए नाउन, और नाउन होने के कारण वह ऑब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है सेंटेंस में, और जैसे वह ऑब्जेक्ट की भूमिका निभाएगा तो मेरा पैसिव मैं क्रिएट कर सकता हूं। अब आइए बच्चों, दे लाफ्ड एट द टीचर, ये आपका पूरा क्या बन गया? एक सेंटेंस है, आपका इंट्रांजिटिव वर्ब थी ये। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आया और प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आया तो वो ऑब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है, तो ये काम किसकी तरह करेगा? ये लाफ्ड करेगा ट्रांजिटिव वर्ब की तरह, और हम बनाएंगे इसके पैसिव। आइए बच्चों, हम पैसिव बनाने के लिए गए तो हमें मिला ये मेरा ऑब्जेक्ट था, द टीचर को मैंने सबसे पहले लिखा द टीचर, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, मैंने द टीचर को बना दिया सब्जेक्ट, बना दिया सेंटेंस में। लाफ्ड मेरी पास्ट इंडेफिनिट था,
तो मैंने पास्ट इंडेफिनिट में मुझे हमेशा बी का इस्तेमाल करना है पैसिव में, तो ये बी का रूप आया पास्ट है, बी का पास्ट फॉर्म वाज। ठीक है बच्चों, लाफ्ट की लाफ्ट जो गिवन प्रीपोजिशन था एज इट इज अपने स्थान पर और बाय देम अपने स्थान पर। तो इस केस में हमारा ये पैसिव हमने क्रिएट कर लिया। तो हमारा पैसिव कैसे बना, तो हमारा पैसिव बना जैसे सेंटेंस था दे लाफ्ड एट द टीचर। तो मैंने अपने ऑब्जेक्ट को लिया, सबसे पहले सब्जेक्ट बनाया द टीचर, लाफ्ड मेरा पास्ट इंडेफिनिट था तो मैंने कर दिया वाज लाफ्ड, और एट मेरा प्रीपोजिशन जहां था वहां की वहां, लाफ्ड अपने साथ एट प्रीपोजिशन को ले रहा है एट बाय देम। तो लाफ एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, आप नोट कर लीजिए बच्चों। लाफ कौन से एक कैसी वर्ब है, लाफ एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। आइए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हमने कहा था नन हैड स्लेप्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं था, पैसिव नहीं बनी, लेकिन अगर सेंटेंस में दे दिया नन हैड स्लेप्ट इन द रूम, कोई भी कमरे में नहीं सोया, कहाँ नहीं सोया, तो आपको कहाँ का जो आंसर देता है वो होता है एडवर्ब। तो सेंटेंस में आपका ये आ गया एडवर्ब है, ना कि ये नाउन है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर में ये एडवर्ब की भूमिका निभा रहा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ पे सोया है, कोई कहीं नहीं सोया, बेड पर नहीं सोया है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस आया। और एडवर्ब ऑफ प्लेस होने के कारण ये एडवर्ब की कैटेगरी में आया और ये नाउन नहीं है। और जब ये नाउन नहीं है तो मैं इसका क्या नहीं बना सकता बच्चों, पैसिव क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि नाउन ही बनता है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मुझे इसे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं इससे पहले जोड़ने वाला हूँ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन प्लस गिवन नाउन मिलकर आपका एडवर्ब होने के बाद भी ये बन गया आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज। और मैंने कहा प्रीपोजिशनल फ्रेज में क्या बनता है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिलके बनाएगा प्रीपोजिशनल फ्रेज, और प्रीपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एज ए नाउन, और जब वह एज ए नाउन काम करेगा तो आप ऑब्जेक्ट की तरह उसका रोल अदा कर सकते हैं। तो आप बनाओगे इसकी ये हमारा ऑब्जेक्ट द बेड, सबसे पहले क्या जाएगा द बेड। हेड है तो हेड गिवन है तो हेल्पिंग वर्ब हेड की हेड, हमें पैसिव बनाते समय बी का इस्तेमाल जरूरी है। हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो बी की भी आप थर्ड फॉर्म ही बनाने वाले हो, बीन, और थर्ड स्लैप की स्लैप्ड, और गिवन प्रीपोजिशन एज इट इज अपने स्थान पर बाय नन। इस प्रकार हमने प्रीपोजिशन अपने स्थान पर रखते हुए पैसिव बनाई इंट्रांजिटिव वर्ब की। हमने इस स्लाइड के दौरान क्या सीखा, हमने ये बात ध्यान में रखने वाली सीखी है कि हमारे पास जब भी पैसिव बनानी होगी तो हमें देखना है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट आया है या नहीं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया हम हाथ ऊपर करेंगे, पैसिव क्रिएट नहीं होगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो वर्ब काम कर रही है इंट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में। लेकिन कई बार कुछ प्रीपोजिशन लिखते हुए वर्ब आती है तो उस केसेज में उन इंट्रांजिटिव वर्ब की हम पैसिव क्रिएट करते हैं। पैसिव क्रिएट जब क्रिएट करेंगे तो हम उस प्रीपोजिशन को एज इट इज उस वर्ब के साथ रखते हैं, बिल्कुल एज इट इज उसके साथ रखेंगे। और जो हमने जनरल रूल्स की तरह पैसिव बनाई थी डिक्लेरेटिव की, सिमिलर वे में हम पैसिव बना देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने सीखा इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव कैसे बना देते हैं। अब हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट कि कई बार आपके पास ऑब्जेक्ट, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आ जाएं, मतलब आप पैसिव वॉइस सीख रहे हैं, टू ऑब्जेक्ट्स। अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट दी जाए, वर्ब के बाद आपको दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, उस केस में आप पैसिव किस प्रकार से बनाएंगे। तो बच्चों ये ध्यान रखने वाली बात है, सिंपल वे है, आप दोनों ऑब्जेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर अपनी प्रीपोजिशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर आप अपनी पैसिव क्रिएट कर सकते हैं। दोनों ही स्थिति में आपकी पैसिव करेक्ट है। फिर भी एक पैसिव में होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो मिलने वाला है वर्ब के बाद, वर्ब के जस्ट बाद एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट बाद मिलेगा। जो वर्ब के बाद मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और एक वर्ब से के बाद एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के भी बाद मिलने वाला है उसे कहेंगे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जनरली
ठीक है। दूसरी तरीका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम कई बार किसको शामिल करते हैं, लिविंग्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, यानी नाउन भी हो सकती है उसमें लिविंग में, और प्रोनाउन उनके लिए इस्तेमाल होने वाले। ठीक है बच्चों। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होते हैं हमारे नॉन लिविंग्स। ठीक है। तो हमें प्रायोरिटी दोनों ही स्थिति में पैसिव बना सकते हैं। हम चाहे डायरेक्ट से भी पैसिव बन सकती है तो भी ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर हम पैसिव, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाकर पैसिव बनाए तो भी ठीक है। दोनों ही स्थिति में पैसिव सही है। परंतु अगर आपको मोर अप्रोप्रिएट या मोर ज़्यादा सही कौन सी है ग्रामेटिकली, तो आप इनडायरेक्टली मोर करेक्ट है। तो आपका प्रयास होना चाहिए कि आप पहले सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएं। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप डायरेक्ट से नहीं बना सकते, दोनों में किसी से भी बना सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। और अगर एमसीक्यू टाइप दिया है तो आपको गिवन दोनों में से जो ऑप्शन दिया है आप उसी के साथ अपना आंसर को टिक करना है। आओ बच्चों, जैसे एक सेंटेंस लिखा, ही गैव मी ए पर्स, तो ये मेरा वर्ब है, ये मेरा पार्ट वर्ब है। वर्ब के बाद कितने ऑब्जेक्ट मिले बच्चों, एक मी मिला और एक मिला ए पर्स, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 1, ए पर्स ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो मेरे पास पैसिव बनाने के लिए दोनों ही मेथड हैं। सब किसी को भी लेके चलूँ, या तो मैं मी को सब्जेक्ट बना लूँ या मैं ए पर्स को सब्जेक्ट बना लूँ। तो मैंने मी को सब्जेक्ट बनाया तो मेरा मी जैसे जाएगा तो बन जाएगा आई, क्योंकि हमने सीखा है मी ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनने से में आई बनता है, तो मी का बनेगा आई। फिर उसके बाद मेरे पास है वर्ब। मैंने वर्ब को देखा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट है तो मैं पास्ट इंडेफिनिट में बी का रूप लेके आने वाला हूँ। पास्ट इंडेफिनिट में बी का रूप है वाज और वर, और आई के साथ सुटेबल आंसर है वाज, आई वाज। ठीक है बच्चों। और मेरे को हर एक्शन वर्ब की पैसिव में V3 कन्वर्ट करनी है, पास्ट पार्टिसिपल कन्वर्ट करना ही है। तो मैं यहाँ कन्वर्ट करने वाला हूँ गिव का थर्ड फॉर्म गिवन। सेंटेंस में बचा ए पर्स एज इट इज, फिर मैं प्रीपोजिशन लगाकर बाई और मैं कर दूंगा हिम। ये तो आपका वन वे था। एक से आपने प्रीपोजिशन बाई को यूज करके ऑब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को गिवन, ये आपका ऑब्जेक्ट था, तो आपने इसको लेकर चले, ऑब्जेक्ट नंबर 2 को लेकर चलो या ऑब्जेक्ट नंबर 1 को लेकर चलो। इस बार हमने बनाई सबसे पहले ऑब्जेक्ट 1 से, तो ये पैसिव मेरी बन गई ऑब्जेक्ट 1 से बनने वाली पैसिव हो गई। सिमिलर अब मेरे पास ऑब्जेक्ट नंबर 2 से भी मैं पैसिव क्रिएट कर सकता हूं। ऑब्जेक्ट नंबर 2 को पहले लिखूंगा ए पर्स। ठीक है बच्चों। वर्ब एज इट इज है, गैव की सेकंड फॉर्म वाज, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं पैसिव में वाज, फिर यूज करूंगा गिवन। ठीक है बच्चों। अब मुझे क्या करना है, जो प्रीपोजिशन है वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आएगी टू लगाकर, जो मी है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस था, सॉरी ये रहा ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस को लिखना है तो मैं लिखने वाला हूं पहले टू का इस्तेमाल करूंगा और फिर मैं लिखूंगा मी, फिर मेरे पास सब्जेक्ट से लिखने के लिए बाई हिम। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है आपके पास कि आप दोबारा ये ध्यान दीजिए, जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो इस मी के पहले आप टू का इस्तेमाल करेंगे। इस मी से पहले आप क्या का इस्तेमाल करने वाले हो, टू का इस्तेमाल करने वाले हो। नेक्स्ट आइए बच्चों, रहीम टीचेज अस इंग्लिश। तो आपका ये रहीम बना सब्जेक्ट, ये पार्ट है वर्ब, ये है मेरा ऑब्जेक्ट नंबर 1, ये है मेरा ऑब्जेक्ट नंबर 2। मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, मेरे पास है 2 ऑब्जेक्ट। 2 ऑब्जेक्ट में पैसिव बनाने के लिए मैं किसी से भी पैसिव क्रिएट कर सकता हूं। पहली ट्राई करता हूं, मैं ऑब्जेक्ट नंबर 1 से लेता हूं। ऑब्जेक्ट नंबर 1 को मैंने पैसिव पे लिया तो मेरा अस किसका रूप है बच्चों, अस का ऑब्जेक्टिव केस है किसका, वी का। तो मैं जैसे ही अस को सब्जेक्ट के स्थान में लेके जाऊंगा तो लिखने वाला हूं वी, वी मैंने पहले लिखा। फिर टीचेज, टीचेज मेरा क्या बता रहा है, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बता रहा है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS। तो मुझे बी का इस्तेमाल करना है,
वी लिखते ही मुझे बी का रूप लेके आना है, और बी के रूप के प्रेजेंट फॉर्म के तौर पर मैं लेने वाला हूँ वी के साथ इज आर एम में क्या आएगा उपयुक्त है आर, वी आर। और टीच जो भी वर्ब है उसकी आप पैसिव जब भी बनाएंगे तो कौन सी फॉर्म क्रिएट करेंगे, थर्ड फॉर्म टॉट। फिर जो सेंटेंस में बचा है लिख दीजिए टॉट इंग्लिश बाय रहीम। ये आप एक ऑब्जेक्ट को लेके बनाइए। सिमिलर यही पैसिव आप दूसरे ऑब्जेक्ट को लेके बनाइए बच्चों। जैसे मैंने लिया ऑब्जेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश को लिया, वर्ब की फॉर्म के कारण मैं बी की तरह बी का रूप आर यूज करूंगा या इंग्लिश के साथ इज करूंगा, तो यहाँ पे आर ना करके इंग्लिश के साथ यूज करने वाला हूँ मैं इज। क्या यूज करने वाला हूँ, इज। तो इंग्लिश इज टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव में एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखनी है टॉट। फिर आपके पास दिया अस है प्री ऑब्जेक्टिव केस, और जब भी ऑब्जेक्टिव केस को लिखते हैं तो हम पहले लिखते हैं टू अस, और फिर मेरा सब्जेक्ट था रहीम बाई रहीम। तो हमने सीखा पैसिव जब भी बना रहे हो, जब दो ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे तो आप वन से बनाओ, ऑब्जेक्ट वन से बनाओ या ऑब्जेक्ट टू से बनाओ, इट इज योर इंडिपेंडेंटली आप चूज कर सकते हो। लेकिन जब भी आप ऑप्शन दिए जाएंगे तो ऑप्शन में आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन की तरफ जाना है। तो देखिए बच्चों, मैंने लिखा अगर दो पैसिव हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, तो पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएंगी पैसिव की, दो पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। दो ऑब्जेक्ट हैं तो ये ऑब्जेक्ट वन है और ये ऑब्जेक्ट नंबर टू है, तो इसकी पैसिव की कैटेगरी कितनी होंगी, दो कैटेगरी बनने वाली हैं। आओ बच्चों हम सीखते हैं इस सेंटेंस के द्वारा, एक और प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हमें सेंटेंस में देखना है, ये मेरा है द प्रिंसिपल सब्जेक्ट, ये मेरा वर्ब का पार्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट और ये भी मेरा ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट है तो मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट नंबर वन है, ये ऑब्जेक्ट नंबर टू है। मेरे पास अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो पैसिव भी कितने प्रकार से बनेगी, पैसिव भी दो प्रकार से बन सकती है। आओ बच्चों मैं पहले ऑब्जेक्ट नंबर वन को फॉलो करता हूं। तो ऑब्जेक्ट नंबर वन को मैं लेके गया तो मेरे पास बना हिम, और जैसे हिम है वो अगर सब्जेक्ट बनेगा तो बनेगा ही, क्योंकि हिम दिखाता है मैस्कुलाइन जेंडर। कौन सा जेंडर को दिखाता है, मैस्कुलाइन जेंडर का रिप्रेजेंटेशन है। तो आप हिम का बनाएंगे ही, तो हिम जाएगा चेंज हो जाएगा ही में। ठीक है बच्चों, वर्ब दी आस्क, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जैसे सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के साथ बी की फॉर्म वाज, ही के साथ वाज या वर्ब में कौन सा अप्रोप्रिएट है, वाज, ही वाज। और आस्क की थर्ड फॉर्म भी क्या होने वाली है बच्चों, आस्क्ड। रिमेनिंग पार्ट एज इट इज, ए क्वेश्चन बाय, किसके द्वारा पूछा गया, बाय द प्रिंसिपल। तो आप ऑब्जेक्ट वन को लेकर पैसिव ऐसे बना सकते हो। सिमिलर दूसरा वे आपके पास ऑब्जेक्ट नंबर टू से पैसिव क्रिएट करेंगे। आओ बच्चों ऑब्जेक्ट नंबर टू में को पहले लिखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट ए क्वेश्चन। पास्ट इंडेफिनिट था एक्टिव में, तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव में रखना है। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर बी का इस्तेमाल करेंगे, बी की फॉर्म पास्ट में वाज, आस्क्ड। अब आप क्या करने वाले हो, आपके पास आया ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब आस्क के बाद आप यूज करने वाले हो जो सेंटेंस में ऑफ और हिम अपने स्थान पर एज इट इज, बाय, और जो मेरा सब्जेक्ट था उसको मैंने ऑब्जेक्ट बनाकर सेंटेंस में बाय के साथ लिख दिया। मेरा पैसिव दोनों बन गई, एक नंबर पैसिव और दो नंबर पैसिव। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और दिया गया है, रानी गेव हिम ए लेटर। तो सेंटेंस में सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है आपको, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। तो आपने देखा ये रानी मेरा सब्जेक्ट, गेव मेरी वर्ब, ये मेरा ऑब्जेक्ट नंबर वन और ये मेरा ऑब्जेक्ट नंबर टू। ऑब्जेक्ट नंबर टू, ऑब्जेक्ट नंबर वन। अब मेरे पास पैसिव बनाने की कैटेगरी कितनी है, पैसिव बनाने का मेथड्स में मेरे पास दो प्रकार से पैसिव बनेगी। चाहे मैं ऑब्जेक्ट वन को पहले लेके जाऊं सब्जेक्ट बनाऊं, या फिर मैं ऑब्जेक्ट टू को पहले सब्जेक्ट बनाऊं।
देखो बच्चों, हम ऑब्जेक्ट वन से फॉलो करते हैं। सेंटेंस में हिम आके बनेगा, आपका सब्जेक्ट तो बन जाएगा ही। वर्ब दी है गैव, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट होने के कारण इसके साथ आप वाज और वर यूज करने वाले हो, ही के साथ अप्रोप्रिएट है वाज। गिव की थर्ड फॉर्म हमेशा आपको बनानी है पैसिव में गिवन। रिमेनिंग पार्ट क्या था सेंटेंस में, ए लेटर, एडजेक्टिव नोट कर लीजिए बच्चों, बाय रानी। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट वन से बनाया। अगर यही पैसिव ऑब्जेक्ट टू से बनाएं तो क्या हो जाएगा, ए लेटर पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट टू पहले लिखेंगे। वर्ब वाले पार्ट में नो चेंजेज, सेकंड फॉर्म थी तो मैंने वाज यूज किया, वाज और एक्शन वर्ब को थर्ड फॉर्म बना दिया। लेकिन अब मेरे पास जो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस से पहले मैं क्या इस्तेमाल करने वाला हूँ, हमेशा टू को इस्तेमाल करने वाला हूँ। टू हिम बाय, जो सेंटेंस एक्टिव में सब्जेक्ट था बाई लगाकर ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया, फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप मैंने एंड ऑफ द सेंटेंस लगा दिया। इस प्रकार से जब दो ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे तो पैसिव बनाने के मेथड भी आपके पास दो ही होने वाले हैं, ये हमने सीखा। अब हम इससे आगे चलते हैं, आपके कुछ मिसलेनियस की हम प्रैक्टिस करेंगे। कई बार आप कुछ सेंटेंस देखते हो, बहुत सारे सेंटेंस इट इज से स्टार्ट होते हैं, कुछ सेंटेंस देर से स्टार्ट होते हैं। तो आप पढ़ने वाले हो, अगर सेंटेंस इट इज से स्टार्ट होता है तो उसकी पैसिव कैसे क्रिएट की जाएगी, और एक आप सीखने वाले हो देर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस की पैसिव कैसे क्रिएट की जाएगी। ठीक है बच्चों, आओ। तो हम मिसलेनियस में आप पहले सीखने वाले हो इट वाला। तो इट वाले को क्या कहते हैं, हमें पैसिव के अंदर हम सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। आपके पास कई बार अभी सेंटेंस पूछा जाएगा, अभी वीडियो एग्जाम में, सॉरी वीडियो नहीं, फोर्थ ग्रेड के जो एग्जाम उसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी आई थी। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है सेंटेंस का सेंस चेंज ना करते हुए आपको परिवर्तन करना है, सेम सेंस आना चाहिए सेंटेंस का। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, टेंस का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमारे जब भी एक्टिव का सेंटेंस दिया जाए उसको पैसिव करते हैं, वो भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन की कैटेगरी में आता है। तो हमारे पास बनाते हैं, अगर सेंटेंस इट इज और इट वाज से स्टार्ट होता है, सेंटेंस होता है इट इज और इट वाज से स्टार्ट होता है, और उसके बाद दिया जाता है बिलीव्ड, सैड, नॉन, थॉट, और लास्ट किया जाता है दैट से। और ठीक है बच्चों, मैंने कहा अगर सेंटेंस आपका स्टार्ट हुआ किससे, इट इज या इट वाज से तो स्टार्ट हुआ, और इसके बाद आया बिलीव्ड, बिलीव्ड आया, सैड आया, नो या नॉन आया, या फिर थॉट आया, प्लस दैट का इस्तेमाल किया जाए। ऐसा स्ट्रक्चर अगर आपको सेंटेंस में दिखाई देता है, उसका पैसिव हम किस प्रकार से बनाने वाले हैं। आओ बच्चों, पहला एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, दे बिलीव्ड। देखो बच्चों, ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा वर्ब, और ये मेरा दैट। तो अगर ऐसा सेंटेंस जब भी आता है तो आप क्या करने वाले हो, तो जैसे ही बिलीव दिखाई दिया और दैट दिखाई दिया तो आप बनाने वाले हो, स्टार्टिंग करने वाले हो इट से। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर स्टार्ट करोगे इट से, और ये सेंटेंस बिलीव्ड में वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, तो बी का इट इज यूज करने वाले हो या इट वाज यूज करने वाले हो, इट वाज, इट वाज बिलीव्ड। और दैट को एज इट इज आप रखने वाले हो, इट वाज बिलीव्ड दैट। आपको जो चेंज करना है दैट से पहले ही चेंज करना है, दैट के बाद कुछ भी चेंज नहीं करना है, दैट के बाद आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज सेंटेंस को यों का तो लग देंगे। तो आप इट वाज बिलीव दैट मिस्टर राम वाज वेरी रिच।
देखो बच्चों यहाँ पे क्या सीखा, अगर आपके पास सेंटेंस में बिलीव्ड, नॉन, थॉट और उसके जस्ट बाद दैट दिखाई देता है एक्टिव के स्ट्रक्चर में, तो आप पैसिव बनाएंगे कैसे? तो आप स्टार्ट करेंगे इट से, स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो वाज का इस्तेमाल करेंगे, गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। अगर फर्स्ट फॉर्म ऐसे दिया है तो उसकी जगह इस्तेमाल करने वाले इज को। तो आप जैसे पैसिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, इट इज या इट वाज, जो वर्ब है एज इट इज यूज कर लेंगे, दैट वाला पार्ट तक अपने स्थान पे लिखेंगे और दैट के बाद जो भी सेंटेंस दिया गया है वो एज इट इज लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आपकी पैसिव बन जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल था आपके, पीपल से दैट ही इज ए थीफ। तो मैंने आपको क्या बताया बच्चों, मैंने बताया दैट के बाद वाला पार्ट तो एज इट इज लिखना है, दैट के बाद वाला पार्ट आपको एज इट इज लिखना है। और आपको मिला से किस कौन सा टेंस के अंदर आता है, से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आप शुरू करेंगे किससे, पीपल को हटाएंगे और इस्तेमाल करेंगे इट, और से का क्या कर देंगे इज, और से की थर्ड फॉर्म इट इज सैड, और सेंटेंस जो था एज इट इज आप लिख देंगे। देखो सेंटेंस में पीपल से दैट ही इज ए थीफ, ये वाला पार्ट में कोई चेंज नहीं होना। दैट दिखाई दिया, दैट से पहले जो वर्ब दिखाई दे रही है वो हमारी किस में आ रही है, देखो बिलीव, से, नो और थॉट वाली कैटेगरी में आ रही है। तो हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो क्या कहें, इट इज सैड दैट, क्योंकि यहाँ मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, और फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट टाइम है, और प्रेजेंट टाइम में इट के साथ मैं क्या यूज करने वाला हूँ, इज यूज करने वाला हूँ। तो मैंने बनाई इट इज सैड दैट ही इज ए थीफ। नेक्स्ट देखो, एवरीवन नोज दैट ही इज ए गैंगस्टर। देखो दैट वाला नो वर्ब मिली और दैट मिला, तो दैट वाले पार्ट में मैं नो चेंजेज करूँगा, नो चेंज। मुझे मिला नो मिला, दैट मिला, तो मैं बनाने नो वर्ब के साथ बनाने वाला हूँ इट इज नॉन, क्योंकि ये मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म SIS, तो ये प्रेजेंट टाइम है। तो मैं इसके साथ करूँगा इट से स्टार्ट करूँगा, इट इज नॉन दैट ही इज ए गैंगस्टर। तो हमने यहाँ सीखा पैसिव क्रिएट करना। अगर सेंटेंस दिया जाए आपका नो, से, थॉट, इस प्रकार की बिलीव ऐसी वर्ब मिले और उसके जस्ट बाद आपको दैट दिखाई देता है, तो पैसिव बनाते समय पैसिव क्रिएट स्टार्ट की जाएगी इट से। अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट है तो आपके पास वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट, और दैट के आगे वाला पार्ट सेंटेंस में एज इट इज आप लिख सकते हैं, आपका पैसिव क्रिएट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हम दूसरे टाइप का सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। अगर सेंटेंस आपका स्टार्ट हो देयर से, किससे स्टार्ट होता है, देयर से स्टार्ट होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस है, देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट, ये वाला सेंटेंस है। देखिए तो सेंटेंस का स्टार्ट किससे हुआ, सेंटेंस स्टार्ट हुआ देयर से। अगर सेंटेंस का स्टार्टिंग किससे हो बच्चों, सेंटेंस अगर देयर से स्टार्ट हो, देयर के बाद बी का फॉर्म आए, बी की फॉर्म का मतलब क्या, इज, आर, एम, वाजवर, और देर के साथ क्या शामिल करोगे, देर के साथ आप न तो आर आएगा, न एम आएगा, न वर आएगा, तो देर के साथ आने वाला है इज और वाज। अगर देर के साथ बी का फॉर्म इज और वाज दिखाई दे और उसके जस्ट बाद नाउन आए, क्या जाए, नाउन आ जाए। फिर आपके पास इन्फिनिटिव आए, और इन्फिनिटिव जब मैंने पढ़ाया था तो कहा था 2+V1, 2+V1 को ही आप कहते हैं इन्फिनिटिव, क्योंकि ये एक वर्ब आ गई, वर्ब के बाद 2+V1 आ रहा है, तो सेकंड वर्ब के तौर पे जो भी वर्ब आ रही है वो क्या आ रही है, आपकी इन्फिनिटिव बनेगा। तो ऐसी स्ट्रक्चर जब दिखाई देगी तो आप पैसिव कैसे क्रिएट करेंगे, स्ट्रक्चर में क्या देखना है, स्ट्रक्चर में देखना है अगर आपका सेंटेंस देर से स्टार्ट हो, देर के बाद आपको इज या वाज मिल जाए, क्या मिल जाए, इज या वाज मिल जाए, और जस्ट उसके बाद कोई ना कोई नाउन आ जाए, क्या आ जाए, नाउन आ जाए, और उसके बाद 2+V1 आ जाए। ऐसी जब स्ट्रक्चर दिखाई देगी तो आप पैसिव कैसे क्रिएट करेंगे। आओ बच्चों सीखने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल है, देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू टू कंप्लीट। तो हमारे पास ये सेंटेंस दिया है, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ सेंटेंस में, ये देखने वाली बात है।
तो मेरे पास देयर इज के बाद ए लॉट ऑफ वर्क मेरा क्या बना, ऑब्जेक्ट। ये मेरा ऑब्जेक्ट था, मैं ऑब्जेक्ट से पैसिव क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं ए लॉट ऑफ वर्क को सेंटेंस के उस साइड ले जाऊंगा। तो मैं लेके गया सेंटेंस के उस साइड, लेके गया मैं। तो इस सेंटेंस को जैसे मैं लेके जाऊंगा ए लॉट ऑफ वर्क, ए लॉट ऑफ वर्क, ये मेरा बन गया ऑब्जेक्ट, बन गया सेंटेंस। ठीक है, अब क्या करोगे आप, ए लॉट ऑफ वर्क इज की जगह इज, टू अपनी जगह पे, और कंप्लीट करने के लिए मुझे बी का सेंटेंस में इस्तेमाल किया, टू बी कंप्लीटेड। तो जब ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी तो आप पैसिव बनाएंगे कैसे, ऐसी पैसिव में आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे शामिल करेंगे, इज की जगह इज आएगा, टू की जगह टू आएगा, और कंप्लीट टू प्लस वी वन था, और हमने सीखा टू प्लस वी वन वाले पार्ट में ही आप चेंज करेंगे, टू प्लस वी वन को कर देंगे आप टू प्लस वी वन जो दिया जाएगा इन्फिनिटी वाला, इसको कर देंगे आप पैसिव बना में टू बी के साथ बी जोड़कर वी थ्री। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, वर्ब अपने स्थान पर, और टू प्लस वी थ्री के तौर पे आप पैसिव क्रिएट कर लेंगे। क्या समझ में आया? मैंने कहा अगर सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है, सेंटेंस की स्टार्टिंग इसी हुई देयर से, उसके बाद हमें सेंटेंस में इज दिखाई दे रहा है, फिर ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, और देन मुझे टू प्लस वी वन यानी इन्फिनिटिव दिखाई दे रहा है। तो मैं चेंज कहाँ करने वाला हूँ, मैं चेंज करने वाला हूँ इन्फिनिटिव वाले पार्ट में। टू प्लस वी वन को मैं कर दूंगा टू प्लस बी प्लस वी थ्री, क्योंकि हमने पैसिव में पढ़ा पैसिव बनते ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी है, थर्ड फॉर्म क्रिएट हो गई। बी का इस्तेमाल टू प्लस वी वन के तौर पर टू प्लस बी प्लस वी थ्री हमने पैसिव क्रिएट कर ली। फिर जो देर वाला पार्ट था, देर को गायब करेंगे, हटा देंगे, और इज अपने स्थान पर रहने वाला जो ऑब्जेक्ट ए लॉट ऑफ वर्क दिया वो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ए लॉट ऑफ वर्क इज टू बी डन आपकी पैसिव हो जाएगी। ठीक है बच्चों, हमने क्या सीखा, हमने सीखा इट वाले सेंटेंस। इट वाला जो सेंटेंस कैसे बनते हैं, तो हमें सब्जेक्ट दिया जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, बिलीव, से, थॉट, इस प्रकार नो, ये वर्ब दिखाई दे, जस्ट आपको दैट मिलता है। तो आप दैट से स्टार्ट करके दैट वाला पार्ट, आगे का पार्ट तो आप एडजेक्टिव लिखने वाले हो, और सेंटेंस स्टार्ट करने वाले हो इट से, क्योंकि अब आपका सब्जेक्ट बन जाएगा इट इज, और वाज में आप चूज करने वाले इट इज बिलीव्ड या इट इज नॉन। इस प्रकार से आप वर्ब का क्रिएट कर लेंगे, दैट वाला पार्ट एडजेक्टिव लिखेंगे और अपना सेंटेंस को पूरा कर देंगे। सिमिलर देयर वाला सेंटेंस आ जाए तो देर, जब भी देर वाला सेंटेंस आएगा देर के साथ इज या वाज आएगा, देर इज आए या वाज आए, और उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट मिलने वाला है। तो आप सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को लेके जाओगे, इज और वाज जो दिया गया है एडजेक्टिव आप लिखने वाले हो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बच्चों आपको जो टू प्लस वी वन दिया है उसी में चेंज करना है। टू प्लस वी वन इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव की पैसिव हम सीख के आए हैं, टू प्लस बी प्लस वी थ्री, इतना काम करना है, हमारा पैसिव क्रिएट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे कंडीशनल सेंटेंस अगर आ जाएं, और उनका एग्जामिनर कह दे कि इनका वॉइस चेंज करना है, तो पैसिव कैसे बनेगी। तो मैंने कहा कंडीशनल सेंटेंस में आपके पास एक तो होता है इफ क्लॉज। क्या होता है बच्चों, इफ क्लॉज। एक होता है मेन क्लॉज। दोनों के बीच में डिवाइडर का काम कर रहा है कोमा। तो जो इफ क्लॉज है उसको बोलते हैं हम कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल क्लॉज, इसको क्या बोलेंगे, कंडीशनल क्लॉज। और जो कोमा के बाद आया है इसे ही मेन क्लॉज का ही दूसरा नाम है रिजल्ट क्लॉज। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमारी इसकी पैसिव बनाएंगे तो हमें कहाँ चेंज करना है, आओ हम इस पीपीटी के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। पहला दिया है कि मुझे ये पहचानना है कि मेरा सेंटेंस में कंडीशनल है या नहीं। तो मुझे सेंटेंस को मैंने रीड किया, आई आस्क्ड राने इफ़ शी वेंट
यहाँ करेक्शन कर लो बच्चों, जयपुर है, JAIPUR। ठीक है, तो आपको जब भी इसकी पैसिव क्रिएट करेंगे तो आप कहाँ चेंज करने वाले हो, तो ये तो आपका इफ है, इफ के बाद वाला क्लोज आपका पूरा क्लोज को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल क्लोज, और इसे दूसरे वाले को कहते हो मैन क्लोज। ठीक है बच्चों, इसे मैन क्लोज कहा आपने। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको कंडीशन वाला सेंटेंस दिया जाएगा, तो आइए, तो सबसे पहले हमारे को मैन क्लोज को आइडेंटिफाई किया, आई आस्क्ड राणे इफ शी वेंट टू जयपुर। तो अब हमें इसे मैन सिर्फ कन्वर्ट करेंगे पहले मैन क्लोज को पैसिव वॉइस में। तो मैन क्लोज मेरा आई आस्क्ड राणे है, मैं इसकी पैसिव क्रिएट करूंगा। आई आस्क्ड राणे की पैसिव हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सीखी है, सेम वे में हम पैसिव क्रिएट करने वाले हैं। तो हमारा पैसिव में ये मेरा आई आस्क्ड राणे के मैन क्लोज, ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब वाला पार्ट, ये मेरा सब्जेक्ट वाला पार्ट। तो सब्जेक्ट वाले पार्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट के स्थान पे। तो राणे हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बनेगा राणे, तो बन गया राणे। आस्क्ड का बन जाएगा वाज आस्क्ड, और जो आई था वो बन जाएगा बाय मी। तो मैंने इसको एज इट इज राणे वाज आस्क्ड बाय मी। इफ शी वेंट टू जयपुर, ये जो भी आपका कंडीशनल क्लोज है वो एज इट इज सेम टू सेम होने वाला है। कंडीशनल क्लोज में हम पैसिव बनाते टाइम में क्या करेंगे, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेंगे। मैंने कहा कि जो कंडीशनल क्लोज होगा, जो इफ से स्टार्ट होगा, उसमें क्या नहीं होना है, कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। आपको पैसिव करते समय चेंज कहाँ करना है, सिर्फ और सिर्फ मैन क्लोज में चेंज करना है। चेंज होगा सिर्फ पैसिव किसकी बनानी है, मैन क्लोज की बनानी है। और किस प्रकार से बनानी है, जो टेंस के स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, स्ट्रक्चर के फॉलो करते हुए हम सीख के आए हैं टेंस के स्ट्रक्चर्स, उसके टेंस और मॉडल के जो स्ट्रक्चर सीख के आए, हम अकॉर्डिंग उसका पैसिव क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट पे आते हैं हम। आओ बच्चों, यह दे आस्क्ड मी इफ आई न्यू एड्रेस। तो यहाँ भी आपके पास कंडीशनल क्लोज है, सेंटेंस में इफ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस पहचानने का मेथड आपके पास, सेंटेंस में इफ से दो क्लोज जोड़ दे, वैन से जोड़ दे, वेदर से जोड़ दे, तो आप आइडेंटिफाई करके होंगे। तो आपको मैंने बताया इसमें सिर्फ परिवर्तन कहाँ होने वाला है, इसमें सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन होगा आपका मैन क्लोज में। इफ़ वाला क्लोज, इफ़ और इफ़ के बाद वाला सेंटेंस एज इट इज रहने वाला है। तो हमारे पास इफ़ आई न्यू हिज एड्रेस, इस वाले पार्ट को नो चेंज रहेगा, कोई भी इसमें चेंज नहीं करना। ठीक है, सिर्फ बनानी है पैसिव किसकी, इसकी, इसका पैसिव क्रिएट बनाना है, सिर्फ इस पार्ट का पैसिव बनाना है। अब हमारे पास सेंटेंस बनकर दे आस्क्ड मी। दे आस्क्ड मी का हमने पैसिव बहुत बार प्रैक्टिस की है, पास्ट इंडेफिनिट। तो मेरा सब्जेक्ट दे है, आस्क्ड मेरी वर्ब है, मी मेरा ऑब्जेक्ट है। तो मी को मैं पहले लेके जाऊंगा, मी जैसे ही सब्जेक्ट बनेगा मी कन्वर्ट हो जाएगा आई में, आई। आस्क कन्वर्ट हो जाएगा वाज आस्क्ड में, बाय देम। तो मेरी पैसिव बनेगी कैसे बच्चों, मेरी पैसिव बनेगी, देखो ये आई वाज आस्क्ड बाय देम। और इफ क्लोज जो सेंटेंस में है वो सेम का सेम, नो चेंज। जब भी कंडीशनल सेंटेंस आएगा, पैसिव बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको मैन क्लोज की कंडीशन में जो मैन क्लोज दिया है उस सेंटेंस में ही पैसिव बनानी है। इफ क्लोज वाला सेंटेंस एज इट इज लिख देना है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा पैसिव में सबसे पहले सीखा हमने किन की पैसिव बनेगी, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। पहली स्लाइड में हमारा काम था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई किया हमने। इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव नहीं बनी, इसकी पैसिव बनी। इंट्रांजिटिव वर्ब पैसिव बनाएगी, एक एक्सेप्शन था कि ये अपने बाद किसी प्रीपोजिशन को लेके आएंगी, प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिलकर आपका काम करेगा किसका,
ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और जब वह ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो मेरे पास उस वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल गया, तो वो ट्रांजिटिव की तरह काम करने लगी। उस केस में मैंने पैसिव क्रिएट की थी। फिर हमारा सेकंड स्लाइड में हमने क्या सीखा, पहला तो हमने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब सीखी। फिर और आज हमने क्या सीखा, हमने नेक्स्ट स्लाइड में सीखा कि अगर मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं बच्चों, 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो आपके पास पैसिव बनाने के अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं तो पैसिव बनाने की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 2 पॉसिबिलिटी हो गई। तो 2 पॉसिबिलिटी हुई, आप ऑब्जेक्ट 1 से भी बना सकते हो और ऑब्जेक्ट नंबर 2 दोनों से बना सकते हो। लेकिन जब भी आपको ऑब्जेक्ट नंबर 2 से जब प्रीपोज बनाओगे तो जो आपका ऑब्जेक्टिव केस है उससे पहले आप प्रीपोजिशन के तौर पर टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था मिसलेनियस में इट टाइप, इट वाली में कुछ वर्ब मिलती हैं आपको, इट इज वाली बना रहे हैं, इट वाज वाली बनाई थी हमने पैसिव। अगर आपको कोई वर्ब मिलती है बिलीव, नो, से, थिंक, इस प्रकार की वर्ब मिलती है और अपने बाद वो क्या ले रही है, दैट लेके आ रही हैं। क्या ला रही है अपने पास, ये वर्ब अपने पास दैट ला रही हैं। तो दैट के बाद वाले क्लोज में मैं कोई भी चेंज नहीं करूँगा, दैट से बाद वाला पार्ट नो चेंज आएगा आपका। इसका सब्जेक्ट रिमूव करके मैं इट को इस्तेमाल करना हूँ, इट इज या वाज, जो भी मेरे पास इन वर्ब का फॉर्म आएगा अकॉर्डिंग मैं इस्तेमाल करूँगा। सेम मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रिएट करूँगा, दैट लगाऊंगा और बाकी रिमेनिंग पार्ट को सेम लिख दूंगा मैं, रिमेनिंग पार्ट। फिर हमने आज की क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फिर देयर टाइप का सेंटेंस। अगर मेरे पास देयर टाइप का सेंटेंस है, देयर के साथ इज या वाज आया है, वर्ब आई है, तो मैं उसकी पैसिव कैसे क्रिएट कर रहा था मैंने आपको बताया। फिर हमने सीखा कंडीशनल वाली पैसिव वॉइस। कंडीशनल वाले में हमने क्या सीखा, कंडीशनल वाले में सीखा कंडीशनल में 2 क्लोज हैं, कंडीशनल में 2 क्लोज हैं। जो इफ़ वाला क्लोज है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। एक इफ़ क्लोज में नो चेंज करेंगे, मेन क्लोज में की पैसिव बनाएंगे, मेन क्लोज की क्या बनाएंगे बच्चों, पैसिव बनाएंगे। और इसकी पैसिव कैसे बनाएंगे, देर वाले की इन्फिनेटिव की पैसिव बनाएंगे। इसमें सिर्फ किसकी बनाएंगे बच्चों, इन्फिनेटिव की पैसिव बनाएंगे, सिर्फ इन्फिनेटिव की पैसिव बनाएंगे। तो आज हमने टोटली 5 टॉपिक्स कवर किए। वर्ब किसका पैसिव बनेगा, ट्रांजिटिव का बनेगा, इंट्रांजिटिव का नहीं बनेगा। इंट्रांजिटिव वर्ब अपने पास कोई प्रीपोजिशन लेके आ रही है तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाकर नाउन की तरह काम करेगी। उस केस में मैं एक्सेप्शन के तौर पे इसके पैसिव क्रिएट करूंगा। सेकंड सीखा, अगर 2 ऑब्जेक्ट मिले तो मैं ऑब्जेक्ट 1 से भी बना सकता हूं, ऑब्जेक्ट 2 से भी बना सकता हूं। पर जैसे ही मेरा कोई ऑब्जेक्टिव केस है उससे पहले अगर मैंने ऑब्जेक्ट 2 को चूज करके बनाई है तो उससे पहले मैं एक प्रीपोजिशन के तौर पर टू का इस्तेमाल करूंगा। फिर सीखा हमने कोई भी सेंटेंस में बिलीव, नो, से, थिंक और उसके पास दैट और उसके बाद कोई सेंटेंस गिवन है तो दैट और दैट के आगे वाले पार्ट में मैं कोई चेंज नहीं करने वाला हूँ। ये वाली वर्ब है, इनकी थर्ड फॉर्म क्रिएट कर दूंगा और सेंटेंस इट से स्टार्ट करते हुए इज या वाज जो दिया है एज इट इज यूज कर लूँगा। फिर हमारे पास था देयर से और इन्फिनिटी वाला, तो देयर वाला जब भी आएगा मैं इन्फिनिटी वाले पार्ट में पैसिव में चेंज करूँगा। देयर इज प्लस ऑब्जेक्ट आ गया और फिर हमारे पास कोई इन्फिनिटिव आ गई, उस केस में मैं करने वाला हूँ देयर इज अपने स्थान पर और जो ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा मैं सब्जेक्ट, इज वाला पार्ट अपने स्थान पर। फिर जो 2 + V1 था उसमें 2 + B + V3 के तौर पर इन्फिनिटिव जैसे हमने पैसिव बनाई उसी तौर से मैं पैसिव बना लूँगा। और कंडीशनल वाले में मैं इफ़ क्लोज में किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं करूँगा, सिर्फ चेंज करने वाला हूँ मेन क्लोज में। और मेन क्लोज का चेंज हम बिल्कुल टेंस की जैसा हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस में सीख के एज इट परिवर्तन करके अपनी पैसिव बना लूँगा। इस प्रकार हमने आज का पैसिव वॉइस में कुछ मिसलेनियस की प्रैक्टिस की, मिसलेनियस के बारे में सीखा। नेक्स्ट सेशन में हमें कंबाइंड प्रैक्टिस सेशंस लेकर आएंगे लगभग 40-50 क्वेश्चंस का। तो आप वो सेशन बिल्कुल देखना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमने 4 या 5 क्लास में जो भी पढ़ा है उसको समराइज
और उनकी प्रैक्टिस में आने वाले जो डाउट्स हैं एग्जाम सिनारियो में कैसे कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं पैसिव से रिलेटेड, तो आप उस पूरे अगर सेशन को भी अटेंड करते हो तो आप अपने पूरे माइंडसेट में मेमोराइज जो भी आपने अब तक पैसिव में सीखा है उसको मेमोराइज रूप से साउंड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, जुड़ना ना भूलें नेक्स्ट क्लास में जो हमारा प्रैक्टिस सेशन आने वाला है, और उस टॉपिक में हम जो भी एक्टिव पैसिव के जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सभी पॉसिबिलिटीज़ पे बात करने वाले हैं। हर टाइप की पैसिव वॉइस का कोई ना कोई एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। डेफिनेटली आपको उस प्रैक्टिस सेशन से प्रॉफिट होने वाला है, आपको एग्जाम में उसका बहुत लाभ मिलने वाला है। तो आप हमसे जुड़े रहें गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म के जरिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।